अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेसन है जी ये है अबाउट ईसीजी। और ईसीजी से मुतल्लिक पहले भी पास पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और बजाय इसके कि हम इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बना के उनका रट्टा लगा लें तो उससे बेहतर है कि हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें। और हम इसमें डिस्कस करेंगे जी कि सबसे पहले ईसीजी क्या होता है, इसको करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या इसके लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है जी, एक तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ईसीजी मशीन का इंट्रोडक्शन होगा कि ईसीजी मशीन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद पोजीशन एंड नंबर ऑफ़ द लीड्स, इसकी लीड्स जो कि चेस्ट लीड्स होती हैं, लिम्ब लीड्स होती हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। पी वेव किस चीज़ को कहते हैं, क्या डिनोट करती है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या होता है। तो आप इस पूरी वीडियो को तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे और इसी में से आप अपना लेसन जो है उसको तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है जी, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को तैयार करने का, बनाने का या हासिल करने का जो प्रोसीजर है, जो अमल है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। और द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो प्रोसेस है जिसमें दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, दिल के अंदर जो करंट चलता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं, उनको ग्राफ पेपर पे लेके आते हैं, तो ये अमल जो है ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो ग्राफ पेपर आपको हासिल होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नतीजे में, जो रिज़ल्ट आपको हासिल होता है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन अ ग्राफ पेपर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफ पेपर आपको मिल रहा है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये कि ईसीजी क्यों ज़रूरी होती है, किस वजह से ईसीजी की जा सकती है, इसका मकसद होता है सबसे पहले कार्डियक एक्टिविटी को चेक करना कि दिल क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। उससे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो हम इसमें ईसीजी कर सकते हैं। बिफोर अ सर्जरी, अगर कोई भी मेजर सर्जरी होनी है तो उससे पहले, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है, बेहोश करना होता है, या किसी मेडिसिन का कोई एडवर्स इफेक्ट वगैरह ना हो, तो उसके लिए एहतियातन पहले, इसके लिए सर्जरी से पहले भी हम लोग करते हैं ईसीजी। इसके बाद है जी एबनॉर्मल पल्स रेट। अगर किसी का पल्स रेट जो वो एबनॉर्मल होता है, यानी कि पल्स फील नहीं हो रही है या पल्स जो है वो डिस्टर्ब आ रही है, तो उस सूरत में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट्स, अब हार्ट बीट के रिजल्ट में ही पल्स बनती है, तो अगर पल्स जो है वो किसी की एबनॉर्मल आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी हार्ट बीट भी एबनॉर्मल होगी। तो हार्ट बीट्स में ये होता है कि समटाइम्स कोई हार्ट बीट बीच में से स्किप हो रही है, या हार्ट की बीट्स जो हैं वो एबनॉर्मल आ रही हैं, इरेगुलर आ रही हैं, तो उस सूरत में भी ईसीजी करके हार्ट के फंक्शन को चेक किया जा सकता है। चेस्ट और हार्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस इसकी एक एग्जांपल है। तो अगर दिल में दर्द होता है या सीने में बाएं जाने पेन होती है तो एहतियातन ईसीजी कर ली जाती है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, कैलेमिया जो है दिस इज़ बेसिकली पोटाशियम, के पोटाशियम से रिलेटेड होता है ये, कि पोटाशियम की मिकदार का कम या ज़्यादा हो जाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है, कार्डियक आउटपुट के ऊपर असरअंदाज होता है। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, कि अगर दिल का साइज़ बढ़ जाता है तो उसको भी हम चेक करते हैं ईसीजी से कि उसके ऊपर कितना इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है। इसके बाद है जी कि सिम्टम्स रिलेटेड टू कार्डियक इश्यूज़, दिल से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उस सिलसिले में भी हम ईसीजी जो है उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ईसीजी मशीन का जो इंट्रोडक्शन होता है कि ईसीजी मशीन जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है जिससे हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं जी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हार्ट में पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। आमतौर पर ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को किसी किस्म की पेन वगैरह नहीं होती है, उसको आरामदेह सुकून हालत में लिटा दिया जाता है, उसके पास किसी भी किस्म की जो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसको रिमूव कर लिया जाता है, वॉच हो सकती है, फ़ोन वगैरह हो सकता है, इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है, उसको रिमूव कर लिया जाता है और बड़े आराम सुकून से कुछ ही देर में ये टेस्ट जो है परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाता है कि मरीज़ के हार्ट की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आ जाते हैं जी लीड्स की तरफ, के चेस्ट लीड्स की जो प्लेसमेंट होती है, यानी सीने के ऊपर जो लीड्स लगाई जाती हैं, तादाद में 6 होती हैं। V1 इसकी पहली होती है, इसको हम लगाते हैं जी 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर राइट ऑफ द स्टर्नम, कि जो सीने की दरमियानी हड्डी होती है स्टर्नम, उसके दाईं जानिब चौथी पसली और 5वीं पसली के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप के ऊपर हम V1 का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम प्लेस करते हैं। V2 जो है ये भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे आता है, लेकिन ये स्टर्नम के बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड पे आता है। इसके बाद आता है जी V3, मिड वे बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ V2 एंड V4। V2 और V4 के बिल्कुल दरमियान में V3 को लगाया जाता है। अब V4 जो है ये कहाँ लगाया जाता है? इसको लगाया जाता है जी 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर। अब इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब क्या था? इसका मतलब होता है जी पसलियों का दरमियानी जो गैप होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी जो क्लेविकल होती है इंसान की, जिसको हम हंसली की हड्डी कहते हैं, उसके हाफ की सीध में बिल्कुल नीचे की तरफ
पाँचवीं पसली के जो गैप आता है, पाँचवीं और छठी पसली का, उसके दरमियान इसको लगाया जाता है। देन इज़ द V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है जी, जो एक्सिला की तरफ यानी बगल की जानिब जो लाइन आती है ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज V4, जिस लेवल पे V4 लगी थी उसके साथ ही थोड़ा सा फासला देके हम V5 को प्लेस कर देते हैं। V6 जो होता है ये मिड एक्सिलरी लाइन है, यानी बगल की सीध में बिल्कुल नीचे सेंटर में आ जाती है, V4 और V5 की सीध में उसी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के साथ आ जाती है। आगे एक डायग्राम में हमने इसको शो किया हुआ है कहाँ कहाँ पर इनकी प्लेसमेंट हो रही है, किस किस तरीके से ये लीड चेन को हम लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं चेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिम्ब लीड्स, कि लिम्ब लीड्स जो हैं ये लिम्ब का मतलब होता है जी बाजू या टांग, तो राइट आर्म के ऊपर हम लगा देते हैं जी एनीवेयर बिटवीन द राइट शोल्डर एंड राइट एल्बो, कि उसके दाएं कंधे और दाएं जो कोहनी होती है इसके दरमियान किसी भी जगह पर इस इलेक्ट्रोड को हम अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है जी राइट लेग एनीवेयर बिलो द राइट टॉर्सो, यानी जिस्म के धड़ के नीचे दाएं हिस्से में, यानी आप उसकी रान से लेके और उसके टखने के दरमियान किसी भी जगह पे इसको अटैच कर सकते हैं। सेम केस लेफ़्ट के साथ भी है, लेफ़्ट लेग के साथ भी। लेफ़्ट आर्म के लिए हम क्या करते हैं जी कि एनीवेयर बिटवीन द लेफ़्ट शोल्डर एंड द लेफ़्ट एल्बो, कि लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट एल्बो के दरमियान यानी बाएं कंधे और बाएं कोहनी के दरमियान किसी भी जगह पे इस इलेक्ट्रोड को हम अटैच कर सकते हैं। लेफ़्ट लेग के लिए सेम चीज़, कि टॉर्सो से नीचे यानी धड़ से नीचे और टखने से ऊपर यानी रान से लेके टखने के दरमियान टांग के ऊपर इसको हम अटैच कर सकते हैं। अब है जी सिंपल जो एक नॉर्मल ECG शो होती है, जो ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कर्व्स होते हैं, इनको हम शो करते हैं जी P, Q, R, S और T के साथ, तो मुख्तलिफ वेव्स इसके अंदर बनती हैं। अब P वेव है, Q वेव है, R वेव है, S वेव है और T वेव है, इसके दरमियान कुछ सेगमेंट्स और इंटरवल्स भी होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे हमने शो किया हुआ है जिसको विद द ग्राफ पेपर, जो पहला आपने डायग्राम देखी थी वो विदाउट ग्राफ पेपर थी, यहाँ पे ग्राफ पेपर भी बना हुआ है जिसमें साथ शो कर रहा है कि जी 10 मिलीमीटर अगर उसकी हम हाइट को देखते हैं तो वो शो करता है 1 मिलीवोल्ट को, और जो अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली उसकी जो पोजीशन आती है उसमें तो 0.2 सेकंड्स को जाहिर करता है एक बड़ा ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि जी इसके साइज़ के हवाले से कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें शो हो रही है। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए जी डीपोलराइजेशन क्या होता है और रीपोलराइजेशन क्या होता है। Depolarization with corresponding contraction of myocardial muscles moves as a wave through the heart, कि दिल के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम सिस्टोल भी कहते हैं, ठीक है। सिस्टोल मीन्स दिल का सुकड़ना, तो दिल के सुकड़ने के वक्त जो अमल होता है उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। देन इज़ द रीपोलराइजेशन, ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब हार्ट के चैम्बर के अंदर खून भर रहा होता है, इसको रेस्टिंग मोड भी कहा जाता है, रेस्टिंग पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो repolarization is the return of the ions to their previous resting state which corresponds with relaxation of the myocardial muscle। जब दिल के मसल्स जो रिलैक्सड हैं उस वक्त जब दिल के अंदर खून भर रहा है उस वक्त जो अमल हो रहा है दैट इज़ नोन एज द रीपोलराइजेशन, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जी सबसे पहले P वेव, द P वेव रिप्रेजेंट्स द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब ये सुकड़ते के वक्त, जब दिल के मसल्स सुकड़ते हैं उस वक्त पैदा होती है, दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड। अब साइनोएट्रियल नोड जो है ये वो हिस्सा है जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दिल की तरफ मुंतकिल की जाती हैं थ्रू आउट द एट्रिया। एट्रियम से रिलेटेड होता है क्योंकि दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के दोनों एट्रियम और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम्स पहले सुकड़ते हैं और उसके बाद वेंट्रिकल्स सुकड़ते हैं, और इसमें जो आम तौर पर जो वक्त दरकार होता है P वेव को बनने में दैट इज़ 0.08 to 0.1 सेकेंड्स, यानी कि 80 से 100 मिली सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है। इसके बाद है QRS कम्प्लेक्स। QRS कम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, QRS कम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है जी कि वेंट्रिकल्स जिस वक्त सुकड़ते हैं, पहले हमने बात की थी एट्रियम के सुकड़ने की, अब हमने बात की है वेंट्रिकल्स के सुकड़ने की। तो वेंट्रिकुलर रेट जो है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिटरमिनिंग द टाइम इंटरवल्स बिटवीन QRS कम्प्लेक्सेस, के QRS कम्प्लेक्सेस के दरमियान यानी एक QRS यानी एक R वेव से दूसरी R वेव तक कितना ड्यूरेशन वो ले रहा है, इससे हमें हार्ट रेट का भी पता चल सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है जी जिसको रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ नियरली 0.06 to 0.1 सेकेंड्स, निस्बतन शॉर्ट होता है ये पीरियड। लास्ट जो वेव होती थी दैट इज़ द T वेव। T वेव के बारे में है कि द T वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब T वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो रहे होते हैं, यानी वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, वो रिलैक्स मूड में है। और QT इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम फॉर बोथ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन टू अकर।
अब क्यू टी इंटरवल के दरमियान यानी क्यू वेव से लेके और टी वेव के दरमियान जितना टाइम पीरियड लगता है, इस दौरान में क्या क्या काम हो रहा है हार्ट के अंदर, इस दौरान में डीपोलराइजेशन भी हो रही है और रीपोलराइजेशन भी हो रही है। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं। तो दिस इंटरवल कैन रेंज फ्रॉम 0.2 टू 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, 0.2 से 0.4 सेकेंड्स तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट में इसका ताल्लुक क्या बनता है कि अगर इसका ड्यूरेशन जो है, किसी शख्स का हार्ट जो है वो थोड़ा सा फास्ट बीट कर रहा है यानी टैकीकार्डिया है, तो टैकीकार्डिया की सूरत में क्या होगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल होगा वो 0.2 या 0.2 के नज़दीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेडिकार्डिया आ जाता है यानी उसका हार्ट जो वो स्लो चल रहा है, धड़कन स्लो हो चुकी है, तो फिर 0.4 या इससे ऊपर भी जा सकता है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में द स्टैंडर्ड ईसीजी स्पीड, कि स्टैंडर्ड ईसीजी स्पीड जो है वो कितनी होती है, दैट इज़ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, 25 मिलीमीटर एक सेकंड में ये चलती है। ठीक है जी, और हर एक जो छोटा खाना होता है, जो सबसे छोटा बिल्कुल छोटा खाना है, वो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर साइज़ में होता है और 0.1 मिली वोल्ट को ये ज़ाहिर करता है और 0.04 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन को ज़ाहिर करता है। इसके बाद है जी कि ईच लार्ज स्क्वायर, जो हर एक बड़ा खाना होता है, ये 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर का होता है और 5 मिली वोल्ट को ये ज़ाहिर करता है जी वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली ये 0.2 सेकेंड्स को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईसीजी। ये ईसीजी के बारे में था जी सारा, और हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया। आप भी प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनसे आगाह रहें। और आप बेस्ट ऑफ लक। आप